आगे हम पढ़ते हैं जो महासागरीय जल की जो गति होती है, यानी कि गति जो जल की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है। तो मूवमेंट होती है एक टाइप की, 3 टाइप की मूविंग होता है, मूव करता है जो जल है वो 3 टाइप से मूव करता है। एक तो लहरों की फॉर्म में करता है, एक ज्वार भाटा टाइप में करता है, और एक जो होती है महासागरीय धाराएं होती हैं। ये क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि जो महासागरीय जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, और जो महासागरीय जो लहरें होती हैं वो क्या होती है, और जो ज्वार भाटा है वो क्या होता है। डेफिनेटली इससे 100% जो है वो इन तीनों में से एक से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। सो आपको एक एक नंबर जो है आपका कीमती आपको छोड़ना नहीं है। हम छोटी छोटी और सारी बारीकियों को पढ़ेंगे ताकि हमारा जो मार्क्स कटने का कोई चांस ना हो। महासागर में होने वाली जो गतियों को मोटे तौर पर लहर, ज्वार भाटा व धाराओं में वर्गीकृत किया जाता है, और इसका विस्तृत वर्णन है वो हम नीचे पढ़ेंगे। यानी कि लहरें जो होती हैं वो क्या होती हैं, लहरें क्या होती हैं, जब समुद्र के सतह यानी कि जो सरफेस लेवल होता है, जो समुद्र का जल बारी बारी से यानी कि अगेन अगेन ऊपर चढ़ता है और जो नीचे गिरता है, यानी कि एक बार जो वो ऊपर उठे और फिर नीचे गिरे, एक बार फिर ऊपर उठे और एक बार फिर नीचे गिरे, ये हमारा सरफेस लेवल होता है। इसे क्या कहते हैं, उसे लहरें कहते हैं। यानी कि समुद्र कि जो सरफेस लेवल से जो जल है वो बारी बारी से ऊपर उठे और नीचे गिरे, ऊपर उठे और जो नीचे गिरे, यानी कि ये जो ऊपर उठे और नीचे गिरे, तो ये क्या होती है, हमारी लहरें होती हैं। तूफान के दौरान जो हवाएं चलती हैं, यानी कि जो तूफान आते हैं उनके दौरान जो हवाएं चलती है, जो वायु होती है वो बड़ी बड़ी लहरों के साथ तीव्र गति से चलती है, यानी कि काफ़ी जो है वो स्पीड से चलती है। भयंकर विनाश का कारण बनती है, यानी कि जब ये हवाएं काफ़ी तेज़ी से चलती हैं तो आसपास की जो बस्ती होती है, आसपास का जो इलाका होता है उसको बहा देती हैं। समुद्र के अंदर जो आने वाला जो भूकंप है, भूकंप को किससे मापते हैं, रिक्टर पैमाने से मापते हैं। जो भूकंप की जो तरंगे होती है उससे इसको किससे मापते हैं फ्रेंड्स, इसको सिस्मोग्राफी यंत्र से जो है वो मापा जाता है। भूकंप होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी जो है वो धरती के अंदर से जो विस्फोट होता है, यानी कि जिसमें जो लावा है वो बाहर निकलता है, वो क्या होती है, ज्वालामुखी विस्फोट। भूसंकलन समुद्र की जो विशाल मात्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, यानी कि भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जो भूसंकलन यानी कि जो लैंडस्लाइड होती है, यानी कि पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ क्या होती है, भूसंकलन, यानी कि पहाड़ियों का जो है वो टूटकर गिर जाना घाटियों में, वो क्या होता है, भूसंकलन कहलाता है। जो भूसंकलन जो हमारा होता है वो समुद्र की जो जल की एक विशाल मात्रा को एक जगह से दूसरे जगह पर वो जो मलबे को ले जाते हैं। समुद्र में भूकंप आदि के कारण यानी कि 15 मीटर तक की जो ऊंची है वो लहरें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, यानी कि जो सब भूकंप के कारण जो आपकी 15 मीटर तक की ऊंचाई तक जो लहरें ऊपर उठती हैं उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उनको सुनामी कहा जाता है। अब तक की जो मापी गई सभी बड़ी सुनामी लहरें हैं वो 150 मीटर ऊंचाई की थी। ये लहरें जो हैं वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलती है। जो सुनामी होती है वो लहरें कौन कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं, तो आपकी 700 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार से हैं वो चलती हैं, अधिक रफ्तार से चलती हैं। और वर्ष 2004 में सुनामी के कारण भारत के जो तटीय जो इलाके थे, यानी कि जो तटीय इलाके थे जो बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान हुआ। तटीय इलाकों पर कब हुआ, 2004 में। सुनामी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित भारत का सबसे दक्षिणागत जो बिंदु है, यानी कि कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट जो है वो जलमग्न हो गया था। किससे हो गया था, सुनामी से। कब हुआ था, सन 2005 में। इनकी जो लहरों की किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इंदिरा पॉइंट भारत का कब हो गया था, इंदिरा पॉइंट जो है वो जलमग्न यानी कि पूरी तरह जो जल में डूब गया था। सो फ्रेंड्स ये थी लहरें। आगे हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा। ज्वार और भाटा जो है वो अलग अलग होता है, ज्वार अलग होता है और भाटा जो है वो अलग होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ज्वार पढ़ेंगे। ज्वार जो है वो क्या होता है, एक दिन में 2 बार समुद्र के जल का लयबद्ध तरीके से ऊपर उठना और नीचे गिरना जो है वो ज्वार, ऊपर उठना क्या कहलाता है, वो ज्वार कहलाता है, और वापिस से जो नीचे गिरना वो क्या कहलाता है, भाटा। यानी कि ऊपर उठेगा तो डेफिनेटली सी बात है कि ज्वार जो है पानी है वो नीचे भी गिरेगा, तो इसलिए इसका इकट्ठा नाम ले देते हैं, क्या देते हैं, ज्वार और भाटा। यानी कि जो समुद्र के जल का है वो ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है, वो ज्वार भाटा कहलाता है। लेकिन जो लयबद्ध तरीके से होना चाहिए, दिन में 2 बार, दिन में कितनी बार, 2 बार। कौन सा पानी, समुद्र का पानी।
ऐसा ज्वार भाटे जो है वो सबसे ज़्यादा कब आते हैं? ऐसा सूर्य और जो चंद्रमा की जो आकर्षण यानी कि जो अट्रैक्शन जो पावर होती है उसके कारण होता है। यह सागरीय जल अपने उच्चतम स्तर पर उठते हैं, यानी कि जो अपना इनका जो हाईली जो लेवल होता है उस पर ऊपर उठते हुए किनारे जो होते हैं, यानी कि जो समुंदर के जो किनारे होते हैं ज़्यादातर हिस्से को जो है वो ढक लेती है, यानी कि वो पानी से अपने उनको हिस्सों को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। उसे क्या कहते हैं? जो उनको समुद्र के किनारों को कवर कर लेती है उनको क्या कह लेते हैं? स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है, यानी कि उच्च ज्वार कहा जाता है, यानी कि उच्चतम स्तर या हाई लेवल हो गया तो उसमें क्या कहेंगे? उच्च ज्वार होते हैं। जब ज्वार उच्च ज्वार आता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की जो अट्रैक्शन पावर होती है उसकी वजह से क्या आते हैं? आपके ज्वार बाटे आते हैं। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं, यानी कि जो किस टाइप से होते हैं? ये जो आपके होते हैं जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये आपका सन हो गया, यानी कि ये आपका क्या है? ये सूर्य हो गया। और उसके बाद है ये आपका क्या हो गया? मून हो गया, यानी कि ये आपके जो है वो क्या हो गए? चंदा मामा। और ये हमारी जो पृथ्वी होगी आपकी अर्थ हो गई, एक सीध में आ जाते हैं। इसलिए अमावस्या व पूर्णिमा के दिन जो है ज्वार ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। जब अमावस्या और पूर्णिमा के पूछ लिया जाए आपसे कि ज्वार भाटा जो सबसे ज़्यादा कब आता है, तो कब आता है? जब अमावस्या व पूर्णिमा के दिन ज्वार है जो अदा होते हैं। ज्वार के विपरीत जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोणिक यानी कि समान कोणिक कब होती है? 90 डिग्री का जब कोण बनाते हैं तो समान कोण स्थिति में आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? नीप टाइड्स, यानी कि उच्चतम स्थिति में, यानी कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी जब क्या हो? सीध में हो तब क्या आएगा? ज्वार आएगा, यानी कि स्प्रिंग टाइड्स आएगा। अगर निम्न ज्वार कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और समकोणिक स्थिति में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? निप्ट टाइड्स कहते हैं। इससे उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोनों पक्ष की अष्टमी या सप्तमी के दिन है वो निम्न ज्वार आते हैं, और अमावस्या व पूर्णिमा के दिन कौन से आते हैं? उच्चतम ज्वार, यानी कि स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। और अष्टमी व नवमी को ये तारीख पूछ ली जाती है, तो इनको लाइटली ना लें और इनको अच्छे से नोट कर लें। जो आपका चंद्र ग्रहण है फ्रेंड्स वो कब लगता है वो हम देखते हैं। ये आपकी जो क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी स्प्रिंग टाइड्स जो है ये बताया कि कब लगती है। विद इमेज देखते हैं हम कब लगती है स्प्रिंग टाइड्स, यानी कि जो उच्चतम ज्वार है वो कब आते हैं? जब ये आपका सन हो गया, ये आपका क्या है? मून हो गया, और ये क्या आपकी अर्थ हो गई। तो ये क्या होगी? जब उच्चतम हाईली इस तरीके से बनाए, यानी कि उच्चतम बनाए, तो स्प्रिंग टाइड्स उच्चतम ज्वार आते हैं। ये कब होते हैं? सीध में होते हैं। तब क्या क्या आते हैं? ये पूर्णिमा या अमावस्या को आते हैं। कब आते हैं? पूर्णिमा व अमावस्या को उच्चतम ज्वार आते हैं। और निप जो टाइड्स होते हैं, यानी कि जो निम्न ज्वार होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपका सन हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई, और ये आपकी मून हो गई, यानी कि ये क्या बन गई? आपकी समकोणिक स्थिति, यानी कि आपका 90 डिग्री पे क्या आएगी? अर्थ आ गई। तो क्या बनेंगे? निपटाइड। क्या बनेंगे आपके? निपटाइड, यानी कि निम्न ज्वार बनते हैं। नेक्स्ट है कि महासागरीय जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं? महासागरीय जो धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं जल की एक ऐसी धारा होती है। धारा आप जानते हैं ना, जैसे कि आप बिल्कुल पतली धारा के रूप में जब पानी नीचे गिरता है, यानी कि धारा कहलाती है, जो महासागर की सतह पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या होगी? ये महासागरीय जो धाराएं हैं वो निश्चित दिशा में चलती हैं, यानी कि जो इनकी मूवमेंट होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं जो है गर्म व ठंडी हो सकती है, यानी कि जिस टाइप का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उस टाइप से जो है क्या महासागरीय धाराएं गर्म व ठंडी हो सकती है। भूमध्य रेखा के पास जो गर्म महासागरीय धाराएं बनती है, यानी कि भूमध्य जो रेखा है आपकी उस पर क्या बनती हैं? गर्म, यानी कि उस जगह पर क्या होता है? भूमध्य रेखा के आसपास उष्ण तापमान होता है, यानी कि गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए गर्म महासागरीय धाराएं बनती हैं। लेकिन ध्रुवों पर जो आपके ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे क्या होती हैं? ठंडी पवनें चलती हैं, तो क्या बनाएंगी वहाँ पर? कौन सी धाराएं बहेंगी? तो वहाँ पर ठंडी धाराएं बहती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों पर बहती हैं, और भूमध्य सागर के पास कौन सी होती हैं? गर्म धाराएं बहती हैं। उष्ण कटिबंधीय निम्न अक्षांशों की तरफ चलती है, यानी कि दबाव ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चलती है, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ जो है वो धाराएं बहती। उष्ण से निम्न अक्षांशों की तरफ जो है वो धाराएं बह रही हैं। इसमें देख लो आप, इसमें क्लियरिटी तो नहीं है, दिखाई नहीं देगा, ये आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर के पूछ सकते हैं। महासागरीय धाराएं जिस क्षेत्र में बहती हैं वहाँ के तापमान की स्थिति को डेफिनेटली प्रभावित करेंगे। अगर जिस टाइप की जो है वो धाराएं बहती हैं उस टाइप की
जो है वो स्थिति को जो बल्कि बिल्कुल अपने क्लाइमेट को जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। गर्म धाराएं सतह के तापमान को बढ़ा देती है, यानी कि गर्म धाराएं होती हैं तो गर्मी जो है वो बढ़ती है, तापमान जो है वो बढ़ता है। जैसे वहाँ के क्षेत्र गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं दुनिया में मछली पकड़ने के लिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। जहाँ पर गर्म और ठंडी यानी कि दोनों का जो रूप है वो मिला जुला होता है, धाराओं का जो ठंडी और गर्म होती है वो मछली पकड़ने के लिए, यानी कि नौका चलाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए वो क्षेत्र है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और इस टाइप का जो क्षेत्र है वो कहाँ होता है, जापान का जो तटीय क्षेत्र और उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी तट होता है, उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी तट होता है वो इसके उदाहरण। यानी कि मछली पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ धाराएं गर्म और ठंडी दोनों टाइप की होती हैं, तब मछली पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और जापान का तटीय क्षेत्र, जापान का जो तटीय क्षेत्र है और उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी तट है वो क्या होता है, गर्म और ठंडी धाराएं वहाँ पे बहती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ईवीएस की जलमंडल से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को शेयर भी करें फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।